स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 2021 में पूछे गए क्वेश्चन KVPY फिजिक्स पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या है और आप उसके अकॉर्डिंग किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते थे और क्या आंसर होगा इसका। अपना आंसर मैच करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहा है। इस वीडियो में मैंने कुछ ही क्वेश्चन अभी कवर किया है स्टूडेंट। मुझे कुछ क्वेश्चन मिले थे, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन को मैं कवर कर दूँगा। तो जो भी क्वेश्चन मेरे पास थे मिल गए थे मुझे, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा आपका सॉल्यूशन कवर कर दूंगा। जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं सारे को मैं कवर कर दूंगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारा है कि बोला है कि एन ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन 24 मीटर पर सेकेंड by an performer aiming at the loop of held by the another performer at the height 45 meter. When the performer throws the object at the instant another performer drops the loop vertically downward. At what height the object cross the loop if the horizontal distance between the performer and the loop holder is इतना distance। मतलब यहाँ से एक यहाँ पर पर्सन है स्टूडेंट, यहाँ पर एक अपना ये लूप होल्ड करके रखा है ऐसे। अब यहाँ से मान लो कि तुमने स्टोन ऐसे एम करके फेंका, ऐसे फेंका, ठीक है। तो ऐसे फेंका तो ये क्या ऐसे जाएगा? इसका पाथ ऐसे रहेगा? नहीं रहेगा, इसका पाथ एक्चुअली ऐसे रहेगा। लेकिन हमें ये दिया है कि यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, एक मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है हमारा क्वेश्चन में? यहाँ दिया है हाइट तो 45 मीटर है और लूप है 25 मीटर पर, है ना। 25 मीटर यहाँ से है, ये है 45 मीटर हाइट और ये है 25 मीटर, ठीक है। ओके सर। अब जैसे ही ये जाएगा स्टूडेंट, क्या होगा? ये वाला पाथ जो है एक्चुअली ये रेड वाला पाथ नहीं कवर करेगा, ये ग्रेविटी की वजह से ऐसे कुछ कवर करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर कहीं लूप को क्रॉस करेगा। अब देखो ग्रेविटी के वजह से स्टूडेंट जितना ये यहाँ जाना चाहिए था, जितना डाउन ये जाता है, हमारा बॉल जाएगा या बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है, स्टोन ही मान लो, तो ये जितना नीचे जाएगा उतना ही टाइम में जब लूप उसी इंस्टेंट पर छोड़ा जाएगा तो उतना ही डिस्टेंस डाउनवर्ड आएगा। इसको आप लोग पहले देखे होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पढ़ाया गया होगा कि जितना ही डाउन, अगर इसको यहाँ से रिलीज कर दिया तो ये जितना डिस्टेंस जाएगा उतना ही डिस्टेंस इसका हाइट भी कम होगा, है ना। मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेट, अगर ग्रेविटी नहीं होता तो यहाँ पर जाता, तो ये जो बॉल है जितना डिस्टेंस से डाउन गया ग्रेविटी की वजह से, उतना ही ये ग्रेविटी की वजह से उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा उतना टाइम में, जितना टाइम में यहाँ से गया। डिस्टेंस लॉस सेम होगा दोनों में, वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जितना डिस्टेंस कवर किया, ये वाला डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा, है ना। अब यहाँ से यहाँ मान लो कि इसके दो कंपोनेंट हैं, ये कितना से 24 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, तो ये थीटा निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू 45/25। तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा, मान ले रहा हूँ इसको u मान लिया स्टूडेंट, तो u cos थीटा आ गया, ये थीटा मान लिया होगा, थीटा निकल जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस कर देंगे, tan थीटा इक्वल टू निकल जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा। ओके। तो ये जितना अभी ये कब क्रॉस करेगा? अरे यार, इसको टाइम कितना लगेगा? यहाँ से यहाँ तक जितना देर जाने में लगा उतना ही देर इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से निकाल लेंगे इसका टाइम कितना लगेगा। तो टाइम तो क्रॉस कितना लग जाएगा? 25 मीटर तो होगा, डिवाइडेड बाई u cos थीटा हो जाएगा। u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इतना ही टाइम में लूप को क्रॉस करना चाहिए। और हमें ये पता है कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा। आप इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस तो 0 है, u y 0 है इसका, तो हाफ GT² हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, है ना, हाफ GT² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अच्छा t का वैल्यू हमें नोन है, तो बोला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एट व्हाट हाइट द ऑब्जेक्ट विल क्रॉस इच अदर। ओके, तो हाफ GT² हो गया, तो ये 45 माइनस कितना हो जाएगा? ये वाला हाइट हमारा क्रॉस करेगा, ये वाला हाइट हो जाएगा जिस पर वो क्रॉस करेगा। तो निकाल लेते हैं ये h का वैल्यू, स्मॉल h का, इसको x बोल दे रहा हूँ, ठीक है। x का वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? हाफ g इंटू टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25/u cos थीटा, है ना, 25/u cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या करेंगे? हमारा हाइट जो होगा, वो हाइट जो निकालना है वो तो टोटल हाइट 45 माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, है ना। 45 माइनस x हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। हमें u दिया है, u cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? u cos थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं हमारा 24, और tan थीटा है हमारा, tan थीटा जो है वो कितना है? 45 डिवाइडेड बाई 25, तो ये हो जाएगा 9/5। तो अगर cos थीटा निकाले तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई √9 का स्क्वायर 81 प्लस 25,
तो ये हो जाएगा 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 606 का रूट। अब इसे cos थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेंगे इसका आंसर, जो भी आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम इसमें वेस्ट होगा। अब देखो एक पूछा है, रैट जंप ऑफ द इतना मीटर फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ईच फ्लोर इज 3 मीटर हाइट, रैट लैंड्स 12 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, व्हाट हॉरिजॉन्टल स्पीड विथ रैट जंप्स। अब देखो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक ऐसा बिल्डिंग है, यहाँ से ये जंप किया, ठीक है, रैट यहाँ से जंप किया और ऐसे जाके यहाँ से यहाँ पर मान लो कि लैंड हुआ, है ना। बिल्डिंग हॉरिजॉन्टल स्पीड, रैट जंप फ्रॉम 25th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ईच फ्लोर इज 3 मीटर हाइट। ईच फ्लोर जो है 3 मीटर हाइट का है, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 45 मीटर हो जाएगा, सिंपल सी बात। लैंड्स एट 12 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, यहाँ जहाँ लैंड होता है बिल्डिंग से, ये वाला डिस्टेंस कितना दिया है, 12 मीटर। अब वो कितना हॉरिजॉन्टल स्पीड इनिशियल वेलोसिटी यू से जंप किया, तो ये तो आप लोग को आता ही होगा यार, प्रोजेक्टाइल में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में पढ़ा होगा कि रेंज इक्वल्स टू होता है स्पीड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर 2h/g होता है, तो u इंटू √2h/g होता है, ये पढ़ा होगा आपने। तो u हमें दिया है रेंज कितना, 12 मीटर, रेंज दिया है 12 मीटर, इक्वल्स टू u इंटू कितना हो जाएगा, u का वैल्यू नहीं पता है, निकालना है हमें, √2, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 45 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, g का वैल्यू 10 ले लिया। अब इससे सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, हमारा रेंज 12 दिया है, इससे हमारा u का वैल्यू निकल जाएगा, u क्या होगा, ठीक है, सिंपल सा बात है, तो निकल जाएगा, ये हो जाएगा 99.3 हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 4 मीटर पर सेकेंड, आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला। एट वाट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ द। अब हम लोग को पता है स्टूडेंट, अर्थ जो है हमारा, जो अर्थ जो है ऐसा मान ले रहा हूँ, ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ जो है इसका कितना हाइट पर जो होगा, मान लो कि यहाँ से अर्थ सरफेस से h हाइट पर इसका वैल्यू, और बोला है कि 10 किलोमीटर हाइट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 10 किलोमीटर हाइट। अब डेप्थ कितना होगा, मान लो कि ये d डेप्थ पर उतना ही एक्सेलरेशन होना चाहिए, और हम लोग को पता है कि अर्थ सरफेस पर कितना होता है एक्सेलरेशन, g होता है, g होता है। तो ये g एट h कितना हम लोग फार्मूला पढ़े हैं हम लोग स्टूडेंट, g इंटू 1 - 2h/r, ये वाला फार्मूला। क्यों यूज कर रहा हूँ ये फार्मूला, क्योंकि हाइट जो है 10 किलोमीटर है, तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट वाला फार्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी एट डेप्थ डी कितना होता है स्टूडेंट, जी इंटू 1 - d/r, आर रेडियस ऑफ अर्थ। अब दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एच का वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर, हाइट का वैल्यू पुट कर देंगे, तो इक्वल होने के लिए जी एट हाइट इक्वल टू जी डी होना चाहिए, जी एट हाइट इक्वल टू जी डी होना चाहिए। तो इससे हमें पता चल जाता है कि g इंटू 1 - 2h/r इज इक्वल टू हो जाएगा g इंटू 1 - d/r। ओके, अब यहाँ पर जी कैंसिल हो गए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद से -2h/r इक्वल टू -2h/r, तो 2 इंटू h का वैल्यू कितना है, 10 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस दिया है क्या, नहीं दिया है, तो 6400 किलोमीटर होता है। अच्छा, आरी तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएंगे यार, आरी तो वैसे भी कैंसिल, आरी भी कैंसिल हो जाएंगे, उतने जरूरत भी नहीं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल टू 2h हो जाएगा, यानी 20 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, 20 किलोमीटर सीधे आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यहाँ, स्टूडेंट सेटअप a circuit as shown in the figure. He noticed the mistake and corrected it. Surprisingly, he found that both the value voltage across R are same. ठीक है, अब वोल्टेज अक्रॉस R जो सेम है, देन बोथ द वोल्टेज आर अक्रॉस सेम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अब वैल्यू ऑफ R कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो आप तो एक तो लगा सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें और I इंटू R लगा दे, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल करंट निकाल लें, ठीक है। तो रेजिस्टेंस R मान के हम लोग सर्किट को दोनों को सॉल्व कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। तो एक तो तरीका है कि आप R इक्विवेलेंट लगा के इसका सॉल्व कर लें, करंट निकाल लें, इसमें कितना करंट आ रहा है ना। अच्छा, करंट निकालेंगे
तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नोन हो जाएगा। देन बोथ वैल्यू वोल्टेज अक्रॉस आर इज सेम, मतलब इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज आया पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया सेम आया। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कैसे यार? पहले करंट इसमें नोन होना चाहिए, इसमें भी करंट नोन होना चाहिए। इसमें अगर आई बोल देता हूँ तो इसमें भी आई ही करंट जाना चाहिए, है ना। I1 I2 भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, बाद में इक्वेट कर लेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं स्टूडेंट, पहले इसको एक इजी मेथड है और एक थोड़ा सा लंबा मेथड जो 10th में पढ़ाया था। तो 10th वाला मैं बता देता हूँ जो 10th में बताया जाता है आप लोग को। यहाँ पर क्या होगा देखें, इसमें अगर करंट I मान लेता हूँ, करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसमें I1 I2 हो जाएगा, I1 I2 करंट जाएगा। पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R और 300 ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में होंगे तो 300 इंटू R डिवाइडेड बाई 300 प्लस R, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इसका, इन दोनों का प्लस, ये दोनों सीरीज में है, प्लस 300 हो जाएगा, है ना। तो इतना R इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा इसमें? एक तो ये 300 इंटू R इक्विवेलेंट, अब करंट निकाल सकते हैं I का वैल्यू इसमें। अगर इसको I1 मान लेता हूँ, इसको I2 मान लेता हूँ, तो मान लो कि करंट इसमें I फ्लो कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? दूसरे आर्म का रेजिस्टेंस 300 डिवाइडेड बाई इस आर्म का रेजिस्टेंस, कैपिटल R प्लस 300 दोनों का सम इंटू I होता है ना। और I का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, I इक्वल्स टू V बाई आर इक्विवेलेंट, 10 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, है ना। ऐसा बन जाएगा। तो ये थोड़ा ये लेंदी मेथड होता है। एक और इजी मेथड होता है जो बाद में पढ़ाया जाता है, जो 12 में पढ़ाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर सेम प्रोसेस यहाँ पर अगर लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और I1 नोन हो गया। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल मान लो ये पॉइंट VA मान रहा हूँ, इसको VB बोल रहा हूँ, तो VA माइनस VB इक्वल्स टू I1 इंटू R हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे वैल्यू पुट करके I1 का वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर, और इससे I का वैल्यू पुट कर लेंगे, और इससे इक्वेशन मिल जाएगा VA माइनस VB, और ये भी पॉइंट A B बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो 200 प्लस R। अब ये इसके साथ पैरेलल में है स्टूडेंट, ये इसके साथ पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा? 200 प्लस R इंटू 300 डिवाइडेड बाई 200 प्लस R प्लस 300 यानी 500 प्लस R हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 100 सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट निकल गया। इसके अक्रॉस कितना होगा इसका? अब R इक्विवेलेंट निकल गया। तो अब मान लो करंट इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, ठीक है। तो ये I2 इस सर्किट के लिए है, इस सर्किट के लिए। तो I2 निकालेंगे तो क्या होगा? I1 निकालेंगे तो कितना होगा? अब दूसरे आर्म का रेजिस्टेंस यानी ये वाला, और इन दोनों को एक साथ रखें, इस आर्म को एक साथ रखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई दोनों आर्म का रेजिस्टेंस यानी 300 प्लस 200 प्लस 500, सीधे 500 प्लस R लिख देता हूँ, क्योंकि 300 प्लस इसका सम प्लस इसका सम, दोनों आर्म के रेजिस्टेंस का सम होता है ना। तो R हो जाएगा इंटू I ही डिस्ट्रीब्यूट, और I का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाई I इक्वल्स टू हो जाएगा इसको I अलग यहाँ लिख लेता हूँ, और हमें ये पता है I इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट। अब क्या कर सकते हैं? अब I1 नोन हो गया तो VA माइनस VB इक्वल्स टू निकल जाएगा, VB इक्वल्स टू निकल जाएगा I1 इंटू R इक्विवेलेंट, I1 इंटू R पोटेंशियल। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? इससे जो निकलेगा, इससे जो वैल्यू निकलेगा इसका वैल्यू पुट कर देंगे, इससे जो निकलेगा और इससे जो निकलेगा दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। दोनों को इक्वेट कर दें, मतलब इसको इन दोनों को इक्वेट कर दें। यहाँ I का वैल्यू हमें नोन है, 10 डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू कर देंगे यहाँ, और ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा, इंटू R कर देंगे, हमारा निकल गया। और इधर क्या करेंगे? इधर ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको I का वैल्यू पुट कर देंगे, 10 डिवाइड बाई ये वाला टर्म इक्वेट कर देंगे, कट कुटा के आंसर आ जाएगा फट, है ना। थोड़ा ये लेंदी प्रोसेस है, एक इजी मेथड होता है जो अभी आप लोग नहीं पढ़े इसलिए नहीं बता रहा हूँ। हाँ, 2 प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड विद द सेम रेंज इफ द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री, द मैक्सिमम हाइट इज एट, देन द मैक्सिमम हाइट ऑफ अदर प्रोजेक्टाइल इज। अब देखो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि जो रेंज सेम होता है तो 2 एंगल के लिए हमारा रेंज सेम होता है, एक तो 30 डिग्री के लिए और एक 60 डिग्री के लिए रेंज सेम होगा, क्योंकि एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम होता है। एक अगर थीटा पर फेंका तो दूसरा 90 माइनस थीटा के लिए भी रेंज क्या होता है? सेम होता है। तो एक को आपने 30 डिग्री पर फेंका तो इसका हाइट आया हमारा h, तो जो 60 डिग्री पर फेंका, जो 60 डिग्री पर फेंका उसका रेंज क्या होगा? उसको कैपिटल H मान लिया, हाइट क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं
कि रेंज जब सेम है तो इसका मतलब है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर रेंज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए इक्वल टू, मान ले रहा हूँ कि आर है, अब एंगल थीटा पर फेंकेंगे तो वो भी इक्वल होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये भी होना चाहिए यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा बाई 2, ये भी सेम ही होता है 90 माइनस थीटा, तो दोनों में रेंज सेम होता है। ओके, अब हमें हाइट निकालना है तो हमें पता है कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हाइट होता है ना, h हो गया मैक्सिमम हाइट। तो कैपिटल h का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर बस क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब यहाँ पर 30 डिग्री पुट कर देता हूँ, 30 डिग्री, एक मिनट, यहाँ 30 डिग्री पुट कर दिया। अब ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाई 2g इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल h हो जाएगा। अब ये सब कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड कर दो, दोनों को कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/4 हो जाएगा इक्वल टू स्मॉल h बाई कैपिटल h। अब ये हो जाएगा 4 ऊपर जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल h बाई कैपिटल h। ठीक है, कुछ मिस्टेक है क्या यार, 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे, हाइट तो ज़्यादा जाना चाहिए यार, कुछ मिस्टेक किया है क्या। 4/3 हो जाएगा √3/2, तो √3/2 साइन 60 का वैल्यू 3/4 हो गया। तो एक मिनट देखता हूँ स्टूडेंट, कुछ मिस्टेक तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर साइन 30 का हाफ तो 1/4 होगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू √3, तो 3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 3/2 का स्क्वायर करेंगे 4, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1/4 इंटू हो जाएगा 4/3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई स्मॉल h बाई कैपिटल h, तो कैपिटल H इक्वल टू 3h। ठीक है, सही है, कैपिटल H इक्वल टू 3h सही है, यहाँ भी सही था, यहाँ 3h आंसर हो जाएगा, है ना। तो सॉल्व कर सकते हैं, ईजी है। द रॉड और मेप ऑफ सेम मटेरियल हैविंग देयर रेडियाई इन रेशियो ऑफ 2:1 एट द सेम फोर्स अप्लाइड ऑन देम देन रेशियो स्ट्रेस इज। अब देखो स्टूडेंट, मान लो कि एक रॉड ए है ना, और एक दूसरा ऐसा है, एक थीन बना ले रहा, ठीक है, सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है, इधर भी फोर्स F बराबर, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है F डिवाइड बाई ए होता है, A1 मान ले रहा हूँ, सिग्मा 1 सिग्मा 2 F डिवाइडेड बाई A2 हो जाएगा। स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड। तो यहाँ पर रेशियो दिया है रेडियस का, तो सिग्मा 1 रॉड ऑफ सेम मटेरियल रेडियस 2:1, इसका रेडियस 2 है और इसका रेडियस 1 है, इसको 2r इसको r कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा रेडियाई F1 बाई A1, ये तो ये हो जाएगा A2 बाई A1 हो जाएगा, A2 बाई A1 हो जाएगा। अब यहाँ रेडियस निकालेंगे पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर, A2 का वैल्यू लिखना है ना, पाई इसका R माना है तो ये R इसको हटा देते हैं, पाई इंटू 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई r स्क्वायर से 1:4, तो ये हो जाएगा आंसर 1:4 स्टूडेंट, है ना। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन इज। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, रेशियो अगर निकाले तो हम लोग को मास दिया गया है, बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ पर देखो, मान लो कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मास हमें नोन है, इसका मास मैं m मान रहा हूँ, इसका मास m मान लिया, डिस्टेंस मान लिया r, तो फोर्स जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, Fg हो जाएगा m स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और इस पर चार्ज मान लो E है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E है, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना हो जाएगा Q1 यानी E का स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब देखो रेशियो निकाले दोनों का, तो क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो G बाई R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, Fg डिवाइडेड बाई कितना होगा, Fe
तो अगर ये निकाले तो ये हो जाएगा GM² डिवाइडेड बाई KE²। अब सबका वैल्यू पता है, इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता ही है, 6.67 × 10⁻⁻11 होता है ना, और एक 9 × 10⁻9 होता है, और E² इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × अब स्क्वायर करेंगे तो आंसर शायद ये वाला ऑप्शन आएगा स्टूडेंट, ये ऑप्शन आएगा हमारा आंसर। बस सॉल्व करना है आपको, बस ईजी पेपर है, ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ डिफ्रैक्शन वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर स्टूडेंट हम लोग को TIR पर बेस्ड होता है ना। यहाँ पर लाइट इंटर करता है ऐसे, अगर लाइट इंटर करता है तो यहाँ से जाके रिफ्रैक्ट होकर ऐसे चला जाता है TIR होने के बाद, क्योंकि ये एंगल θc से ज़्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये TIR होता चलता है। जो ऑप्टिकल फाइबर में TIR का कंसेप्ट किया जाता है, इधर जो कोटिंग किया गया रहता है साइड में, वो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही कम होता है, इस पर कोटिंग जो की गई रहती है, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन, उसमें भी TIR रिफ्रैक्शन दोनों होता है, TIR भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। और बचा कलर ऑफ द, तो यहाँ पर जो DVD होता है ना, इसमें डिफ्रैक्शन होता है स्टूडेंट, तो इसका स्लिट जो है वो छोटे छोटे लाइन जो काम करते हैं वो डिफ्रैक्शन का काम कर, डिफरेंट कलर आपको नजर आता है। तो इसमें ऑप्शन यही सही है और दूसरा पॉसिबल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। रेस्ट जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूँगा, या हो सके तो इसी वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा, दोनों को कंबाइन करके, ठीक है।